गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम है आज के क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोग जैव विविधता शुरू किए थे, उसी का सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग आज जो टॉपिक से शुरू करेंगे वो है स्पीसीज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। मतलब कि जो जातियां जो है जीने के लिए या जीवित रहने के लिए क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीवों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। जैव विविधता के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई है, कुछ विलुप्त होने के कगार पे है, कुछ पर जो है संकट मंडरा रहा है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो निरंतर क्या हो रहा है, जो जीवित प्रजातियां हैं वो जिंदा रहने के लिए क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है, मशक्कत कर रही है ना। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकीय दृष्टि से जीवन के लिए संघर्ष कर रही ये जो जातियां हैं, इनको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। देखो, पहला क्या है, लुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। सेकेंड है संकटग्रस्त जातियां, थ्रेटेंड स्पीसीज। थर्ड है संभावित संकटग्रस्त जातियां यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज। और फोर्थ है दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लें कि यह है क्या। लुप्त जातियां मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब होता है जो विलुप्त हो गई हैं, जो प्रजातियां भूतल पर अतीत में थी लेकिन अब है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डोडो पक्षी, चौड़ा बत्तख जैसी चोंच वाली डोडो पक्षी हुआ करती थी, अब नहीं है। डायनासोर अभी नहीं है, हाँ, लाल पांडा नहीं है, मैमथ नहीं है। तो ये प्रजातियां जो एक समय थी अभी नहीं है, उनको हम लोग लुप्त जातियां या विलुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। कुछ जातियां सेकंड नंबर पे है संकटग्रस्त जातियां, जिसको थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जीव जंतुओं की कुछ ऐसी जातियां जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई हैं लेकिन लुप्त होने के कगार पर है। जैसे भारतीय चीता है, काला हिरण है, ये सब। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा नंबर है संभावित संकटग्रस्त जातियां। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज माने क्या होता है, इसका मतलब है कि अनेक जीव जातियां ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है। संभावना है, संकट है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन भविष्य में संकट की संभावना है। तो वैसे स्पीसीज को हम लोग संभावित संकटग्रस्त जातियों में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इन जीव जंतुओं की संख्या जो है निरंतर कम होती जा रही है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग भैंस को रख सकते हैं, बकरी को रख सकते हैं। इनकी संख्या जो है कम हो रही है आजकल। पौधे में देखो, बासमती जो चावल है उसका भी जो आपका फलन है वो कम हो गया है। ठीक है, तो बासमती चावल को भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। चौथा है दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज। ये कौन है, वैसे जीव जंतु, फसल, पेड़ पौधे आदि की संख्या निरंतर कम हो रही है। ठीक है, उनको जिनकी कम हो रही है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, दुर्लभ जातियों में मानते हैं। और यह क्या हुआ है, एक भौगोलिक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे बासमती चावल का उत्पादन केवल उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान में ही किया जाता है, मतलब सिर्फ इतना ही क्षेत्र में यह सिमट कर रह गया है। तो बासमती चावल को भी मैं दुर्लभ प्रजाति में काउंट कर सकती हूँ। जैसे अंडमान में रहने वाले जो ओंगी जरावा ट्राइब्स हैं, सेंटिनली हैं, इनको भी हम लोग दुर्लभ जातियों में गिन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वो देखेंगे कि जैव विविधता का क्या महत्व है, क्यों हम लोग इतना ज्यादा जैव विविधता पर फोकस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो महत्व है। क्या महत्व है,
कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जैव विविधता, क्योंकि यह मानव संस्कृति विकास में बहुत सहायक होती है। ठीक है। दूसरी ओर मानव में आनुवांशिक मतलब जीन रिलेटेड, ठीक है, जो प्राकृतिक विविधता जो बनती है उसको बनाए रखने में भी जैव विविधता का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। ओके, क्या क्या भूमिका है थोड़ा देख ले। पारिस्थितिकी भूमिका क्या है जैव विविधता की, कि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत अनेक प्रजातियां होती हैं जो विभिन्न प्रकार से काम करती हैं। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए कुछ न कुछ वस्तुओं का प्रयोग करता है और साथ ही साथ अन्य जीवों की आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ पदार्थ लौटाता है। ठीक है। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उनका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और पारिस्थितिकी तंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है। तो इससे क्या हम लोग देख रहे हैं कि जैव विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी फ्लो होता है ना, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो किसके चलते होता है? जैव विविधता के चलते ही होता है। अगर नहीं होती तो ऊर्जा का तो फ्लो ही नहीं होता। एक ही प्रकार की अगर प्रजातियां रहती, मान लो कि किसी भूमि में सिर्फ अगर हिरण है तो कुछ दिन बाद क्या होता, हिरण सारे घास चर के खत्म कर देते। ठीक है, फिर हिरण भी मर जाते खाने के अभाव में। तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा बन ही नहीं पाता। पारिस्थितिकी तंत्र बनना संभव हो पाया है क्योंकि जैव विविधता है। ठीक है। अब हम लोग देखें कि आर्थिक भूमिका क्या है जैव विविधता की। जैव विविधता का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इससे क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं। जैसे देखो कि जो हमारे फसल हैं, हम लोग तरह तरह के फसल उगाते। अगर एक ही तरह का फसल उगता तो इसकी आर्थिक भूमिका रहती कुछ नहीं रहती, है ना। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी जैव विविधता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वैज्ञानिक भूमिका, जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। तो जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका क्या है कि जीवन पहले कैसा था और भविष्य में जीवन कैसा होगा। तो पुराने समय में की जो जैव विविधता थी, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते थे, हाँ अब किस तरह के पाए जाते हैं, और उससे लोग रिलेट करके सीखते हैं कि फ्यूचर में, हाँ भविष्य में किस तरह के जीव जंतु पाए जा सकते हैं, कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई, क्यों विलुप्त हो गई, भविष्य में किनके विलुप्त होने की संभावना है। तो ये सब जो भी हम लोग छानबीन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो अनुसंधान में उठ करके आता है रिसर्च में, ये क्या है, एक वैज्ञानिक भूमिका अदा करती है। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट मेरा है कि प्रकृति का बाह्य स्वरूप अत्यंत मनमोहक होता है। जैव विविधता, जीव जंतु कहाँ पनपते हैं, प्रकृति में, और जीव जंतु में जो विविधता होती है वो क्या करती है, बाह्य प्रकृति के बाह्य स्वरूप को और अधिक सुंदर बनाता है कि नहीं। प्रकृति इतना सुंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विविधता है। अगर एक ही तरह का पेड़ हर जगह होता, अगर एक ही तरह के जंतु हर जगह पाए जाते तो हमें इतना सुंदर प्रकृति नहीं लगता। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण में विकास की प्रक्रिया सतत सक्रिय है। ठीक है। देखो पर्यावरण में क्या होता है, कोई चीज विलुप्त हो जाता है, फिर कोई चीज नया आता है। तो और जो मान लो कि जिस पर खतरा है उसको खुद को बचाना है, तो यह जो प्रक्रिया है, खुद को बचाना है, जो मर जा रहा है उसके स्थान पे नए का पनपना, जन्म लेना, तो यह प्रक्रिया क्या है, सतत है। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है ना, जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आंगन को देखो कितने कितने इसके सितारे टूटे, हाँ क्या उन टूटे सितारों पर कब अंबर शोक मनाता है। ठीक है। तो इस तरह की बात है। देखो प्रकृति में कितने जानवर आते हैं, जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन उससे
उस पर प्रकृति कभी भी शोक प्रकट नहीं करता है। जो बीत गई वो बात गई, फिर नया एज इट इज चलते रहता है। जन्म और मृत्यु ये तो प्रकृति में लगा ही रहेगा। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सतत सक्रिय है, हमेशा चलते रहता है। और चलते चलते वो क्या करता है, विविधता को और जन्म देता है। ठीक है, तो जैव विविधता बढ़ती ही रहती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण का महत्व। क्यों हम लोग जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, क्यों जरूरी है जैव विविधता को बचा के रखना। पहला पॉइंट मैं लिखी हूँ कि भौम जल के भंडारण की स्थिरता, भूमिगत माने अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, भूमिगत जल, उसको क्या करता है, उसकी जो भंडारण है ना, उसका जो स्टोरेज है, उसको स्थिरता माने उसको स्टैटिक बना के रखता है। ठीक है, ये कैसे होती है, देखो, वन भूमि जल चक्र की क्रियाशीलता और भौम जल की स्थिरता को सुरक्षित रखता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी के जल संरक्षण के लिए यह आवश्यक होता है। ठीक है, जैव विविधता में कमी होने से क्या होता है, जल स्तर नीचे चला जाता है। मान लो कि कहीं पर पेड़ों की संख्या धीरे धीरे घट जा रही है, तो क्या होगा, पेड़ के जो जड़ है वो जो मिट्टी को पकड़ के रखते थे वो चला जाएगा, है ना, और पानी भी बह बह के चला जाएगा। ठीक है, तो चूंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ क्या करते थे, पानी को खींचते थे अपनी ओर। हाँ, तो एक जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता था वो मेंटेन रहता था। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो हमारा भूगर्भ जल स्तर है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखो मैं लिखी हूँ, मिट्टी का गठन और संरक्षण। मिट्टी किससे बनते हैं, पत्थर से और पेड़ के सड़े गले अंशों से। ठीक है, तो पेड़ पौधों के सड़े गले अंश, जीव जंतु के सड़े गले अंश वो क्या करते हैं, मिट्टी के गठन में हेल्प करते हैं। और पेड़ पौधों के जड़ें क्या होती है, मिट्टी का संरक्षण करती हैं, मिट्टी को बह करके जाने से रोकती है। तो मिट्टी के बनने में और उसे बचाने में, मिट्टी का बचाव में भी जैव विविधता का इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु की स्थिरशीलता। हाँ, कि जलवायु में क्या होगी, जलवायु जो है वो नियंत्रित रहेगी, वर्षा की मात्रा नियंत्रित रहेगी, गर्मी के समय बहुत अधिक गर्मी नहीं होगी। ठीक है, ये सारी जो बातें होती हैं इसको कौन नियंत्रित करता है, जनरली पेड़ पौधे। हाँ, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे किसका हिस्सा है, जैव विविधता का ही हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता जलवायु की स्थिरशीलता में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है दूषित पदार्थों का वियोजन। आप लोग जानते हो कि जैव विविधता में तरह तरह के जीव जंतु, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपका ये क्या नाम है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, मतलब मेरुदंडीय अमेरुदंडीय मेरुदंडीय प्राणी जो है पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया, वायरस, हाँ, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगाई, ये सब भी आपके किस में आते हैं, जैव विविधता में आते हैं। ठीक है, तरह तरह के जीवों में आते हैं। तो यह जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाँ, जो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, दूषित पदार्थों का वियोजन करते हैं एवं शोषण करते हैं, इनको मिट्टी में मिलाते हैं, इनका विघटन करते हैं। तो इस तरह से जैव विविधता पदार्थों के वियोजन में भी हेल्पफुल होते हैं। फिर संपदा संरक्षण। संपदा संरक्षण कैसे होगा, पृथ्वी के समस्त प्राणी अपने भोजन के लिए उद्भिद पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, और उद्भिद जगत की जैव विविधता के द्वारा पृथ्वी की खाद्य समस्या का समाधान होता है। तो संपदा का संरक्षण यहाँ पर मतलब हमारी जो वन संपदा है, या हमारा जो आपका क्या बोले, माने जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीव जगत है, उसका जो संरक्षण है वो किसके द्वारा, उद्भिदों के द्वारा, मतलब पेड़ पौधों के द्वारा ही संभव हो पाता है। और जैव विविधता के कारण ही ये संभव हो पाया है। ठीक है,
और नेक्स्ट मैं एक पॉइंट लिखी हूँ, आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा जानते हो कि पेड़ पौधों से मिलता है, तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमको अलग अलग तरह की दवाएं प्राप्त होंगी, नहीं तो सिर्फ एक ही दवा मिलेगा। जैसे नीम के पौधा से तो सिर्फ एक ही तरह का दवा बनेगा, या कालमेघ का पौधा है, या मान लो एलोवेरा का पौधा है, तो नीम का पौधा का जो दवा है और एलोवेरा के पौधे से जो हमें दवा मिलती है, दोनों का तो गुण अलग अलग होगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज का पौधा है। तो जैव विविधता के कारण ही ये संभव हो पाया है। अगर एक ही तरह के पौधे होते तो हमें एक ही तरह का दवा प्राप्त होता। ठीक है, समझ में आया कि जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि जैव विविधता और मनुष्य। जैव विविधता के साथ मनुष्य का क्या संबंध है, क्या तालमेल है। जब से देखो मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, वो अपने अस्तित्व और विकास के लिए क्या हो रहा है, प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ये उस पर निर्भर है, वो इस पर निर्भर है। अच्छा, शुरू में मनुष्य वनों में रहता था और उसके आवास, भोजन, वस्त्र, आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो वन पर ही डिपेंडेंट था, वन पर ही निर्भरशील था। आज के वर्तमान परिस्थिति में क्या हुआ है, प्रकृति पर उसकी निर्भरता कम हो गई है। अब मनुष्य जो है एंटार्क्टिका में भी रह पाता है और सहारा मरुभूमि में भी रह लेता है, भले ही वो उसके लिए माने बहुत कुछ उसको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, बहुत कुछ माने बचाव के उपाय वो लेते हैं, बट मनुष्य रह लेता है ना। तो मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और अपनी इस बुद्धि के कारण वो प्रकृति से अधिक लाभ लेना चाहता है। प्रकृति एवं उसके संसाधन जैसे वायु, जल, भूमि, ठीक है, मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मनुष्य, अच्छा, क्या होता है, जैव विविधता का निर्माण विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं के संयोग से होता है और इनके व्यवस्थित रूप में संपूर्ण खाद्य श्रृंखला बनती है, जो फूड चेन है वो बनता है। पौधे एवं एल्गी खाद्य श्रृंखला के प्रथम स्तर है और इनको प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भोजन के रूप में जैव विविधता का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल अनाज में आता है, दाल जो है तरह तरह के दलहन मिलते हैं उसमें आते हैं, फल सब्जी खाते हैं, तो बहुत ज्यादा विविधता इसमें हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, और क्या है, जैव विविधता एवं औषधियां। औषधियों में भी जैव विविधता का बहुत अधिक महत्व है। जस्ट इसके पहले इस चीज को मैं समझाई थी कि अलग अलग जीव जंतु से, पेड़ पौधे बोलो या जीव जंतु बोलो, हमको अलग अलग औषधियां प्राप्त होती हैं। तो अगर उनमें वैरायटी नहीं रही, अगर उनमें विविधता नहीं रही, तब तो हम लोग को एक ही तरह का जीव जंतु, एक ही तरह का औषध प्राप्त होगा, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। संरक्षण के उपाय क्या है, कैसे बचाएंगे जैव विविधता को। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारा जो है मीटिंग, सेमिनार की गई है ना। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर जैव विविधता नहीं रहेगी तो धीरे धीरे मनुष्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो है पूरे विश्व के लोग मिलकर के आए, बहुत सारे जो है मीटिंग्स किए गए। 1992 में रायो डी जेनेरियो, कहाँ है, ब्राजील में है, लातिन अमेरिका का देश है रायो डी जेनेरियो। यहाँ पर अर्थ समिट हुआ था, इसको याद रखना, पूछा जाता है। 1992 में 1992 में रायो डी जेनेरो में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था और यहाँ पर कुल विश्व के 155 देश जो है शामिल हुए थे और उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है एक मेमोरेंडम पर उन लोगों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, एक सहमति बनाई थी।
और कुछ कुछ सुझाव दिए गए, बहुत सारे जो है सुझाव दिए गए। क्या क्या सुझाव? जैसे संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। जो संकटापन्न प्रजाति हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, विलुप्त हैं, विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त नहीं है लेकिन होने वाले हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। हाँ, तो प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए कि जो प्राणी जो कम संख्या में हैं वो विलुप्त ना हो जाए। ठीक है। प्रत्येक देश के वन्य जीवन के आवास को चिन्हित करना चाहिए, करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे अब हाथी जो है जंगल में रहता है और धीरे धीरे हम जंगल अगर काट देंगे तो हाथी रहेंगे कहाँ, तो इसके लिए जंगली जानवर का जो आवास है उनको सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है। प्रजातियों के पलने बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसी तरह इसीलिए देखोगे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्या कहते हैं उसको, रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, संरक्षित वन क्षेत्र, और उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या कहते हैं हिंदी में, जो आपके क्या बोले उसको, जो सुरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहाँ पे शिकार करना, ये सब करना, वो सब की मनाही होती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है कदम उठाए गए, जैसे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? 1972 में। ठीक है। फिर आपके नेशनल पार्क और पशु विहार स्थापित किए गए थे। ये सारे क्या है, आरक्षित क्षेत्र हैं, रिजर्व्ड हैं। ठीक है। रिसेंट डेटा के अनुसार भारत में 92 नेशनल पार्क हैं और 492 अभयारण्य हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अच्छा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। और वो तरीके क्या क्या है, देखो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखी हूँ, व्हाइट बोर्ड पर लिखी हूँ। पहला है प्रजाति संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। प्रजाति का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे? तो प्रजाति का संरक्षण करने के लिए मोटा मोटी हम लोग 3 तरह से प्रजाति का संरक्षण कर सकते हैं। एक देखो है स्थानीय संरक्षण, मतलब इन सिटू कंजर्वेशन। स्थानीय संरक्षण क्या है? जब जीव एवं वनस्पति जातियों का उनके वास, जहाँ पर वो निवास करते हैं, तो उनके निवास क्षेत्र में ही जब उनका संरक्षण किया जाता है तो उसको हम लोग इन सिटू या स्थानिक संरक्षण कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि चीता जहाँ पर रहता है, तो चीता को अगर हम दूसरे जगह ले जाएंगे तो हो सकता है वो ठीक से वहां पे रह नहीं पाएगा। तो चीता को हम लोग को वहीं पर उनको, या पेंगुइन है, पेंगुइन मान लो कि जहाँ पर पाया जाता है उसको हम लोग यहाँ लाके उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं, उसको हमें वहीं पर संरक्षण उसका करना होगा, उसी के स्थान में। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थानिक संरक्षण। अन्यत्र संरक्षण नाम से ही पता चल रहा है कि जिनको हम लोग बाहर ले आके संरक्षण कर सकते हैं। मान लो कि कोई एक पेड़ एक जगह पर हो रहा है, या कोई एक जानवर एक जगह पर पाया जाता है, लेकिन उसका वहाँ पे शिकार हो जा रहा है, हाँ, किसी भी कारण से उनकी संख्या घट जा रही है, तो हम लोग उसको वहां से हटा करके दूसरे जगह ले जाए जाते हैं जहाँ पर उसके जान को खतरा नहीं होगी। तो चूंकि हम लोग दूसरे जगह ले जाते हैं, इसलिए उसको अन्यत्र संयंत्र या एक सिटू अन्यत्र संरक्षण या एक सिटू कंजर्वेशन कह सकते हैं, कंजर्वेशन कह सकते हैं। ठीक है। थर्ड है जीन बैंक। जीन बैंक मतलब क्या हो सकता है? जीन बैंक मतलब आप लोग सारे लोग जानते हो कि हम लोग जो है अलग अलग जीन से तैयार होते हैं। तो जीन बैंक में क्या होता है कि
उद्भिद माने पौधों के क्षेत्र में बीज या जो आपके जो पराग कण है ना, पोलन ग्रेन्स, उसको हम लोग उसको क्या किया जाता है, उसको आपको फ्रीजर में और माने शुष्क परिवेश में इस तरह से स्टोर किया जाता है कि वो एकदम ठंडे में रहे, लेकिन माने ड्राइनेस उसमें रहे। ठीक है, उसको इस तरह से स्टोर किया जाता है, शुष्क परिवेश में रख करके संरक्षित किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जीन बैंक। जनरली उद्भिदों के लिए होता है, जानवरों के लिए तो कुछ होता नहीं है ये। तो इस तरह से प्लांट्स को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। किसके हेल्प से? उसके जीन के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैसे संरक्षण करेंगे? नेक्स्ट है सरकार की भूमि व्यवहार नीति, राष्ट्रीय भूमि व्यवहार नीति। ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है ताकि संकटग्रस्त प्रजातियों का क्या कर सके, या उद्भिदों का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण कार्यक्रम, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो है चलाती है। हाँ, और इन प्रोग्राम्स में गांव के लोग या और लोग जुड़कर इससे क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, औरों को बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या है? प्रजाति एवं प्राकृतिक वासस्थान सुरक्षा कानून। ये क्या है कि स्पीसीज एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन एक्ट, कानून बनाकर एवं उसका प्रयोग कर प्रजाति एवं वासस्थान का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ आप लोग रिजर्व फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, शिकार पर मनाही होती है ना, ताकि उसको हम लोग बचा सके। ठीक है, उनकी संख्या कम ना हो जाए। नेक्स्ट है स्पॉट शिकार। स्पॉट शिकार माने, स्पॉट हंटिंग माने क्या होता है कि किसी क्षेत्र में शिकारी प्रजाति की अपेक्षा शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ जाती है। मान लो कि शेरों की संख्या अगर कम हो गई तो हिरण की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, तो हिरणों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी, वो क्या करेंगे, सारे आपके पेड़ पौधे खा करके साफ कर देंगे, और पेड़ पौधे खा करके साफ कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। इसलिए उस समय क्या करते हैं, स्पॉट हंटिंग करते हैं। बहुत सारे मान लो कि हिरन को मार दिए ताकि वहां पर इकोसिस्टम उसका बैलेंस रहे, है ना। क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी का संस्कार, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड इकोसिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसी तरह से क्षतिग्रस्त परिस्थिति का संस्कार कर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। जैसे देखो 20वीं सदी के पूर्व ही मध्य अक्षांश की तृणभूमि जो है, ग्रासलैंड, उसको साफ करके क्या कर दिया गया है, उसको साफ करके छोटे या बिखरे वनों में बदल गई है, या वहां पे आपकी खेती होती है ना। तो वहां पर क्या किया जा रहा है ना कि विभिन्न प्राकृतिक वासस्थान के मध्य रास्ता बनाकर जैव विविधता की रक्षा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक देखो टॉपिक है संरक्षण कार्यक्रम। सरकार की ओर से बहुत सारे संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इससे जुड़ सके, इसका लाभ ले सके और जैव विविधता को बचा सके। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग देख लिए हैं कि कैसे जीव जगत जो है खुद को बचाए रखने के लिए लड़ रही है, जो परिवर्तन आ रही है उससे लड़ रही है। जो लुप्त प्रजातियां हैं या संकटग्रस्त जातियां हैं, संभावित संकटग्रस्त जातियां हैं, दुर्लभ जातियां हैं, इनके बारे में देख चुके हैं। फिर हम लोग देख चुके हैं कि जैव विविधता का क्या महत्व है। फिर जैव विविधता को हम लोग कैसे बचा के रखेंगे, कैसे इनका संरक्षण करेंगे। तो ये सारे चीज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग का यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन। घर पे रहना, ठीक है, सुरक्षित रहना, अकारण बाहर नहीं निकलना, अपनी पढ़ाई करना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो भी नया वीडियोस इस पर आए आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आप उसको देख सको, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।